हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 का नया टॉपिक, दैट इज़ काइनेमैटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसके अंदर हम डिराइव करेंगे ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ग्राफ से हम उन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको वो तीनों की तीनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए जो हमने बेसिक्स 9th में भी हमने पढ़ी थी। वो इक्वेशंस क्या होती हैं? सबसे पहली इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देख के डरना नहीं है, क्या करना है, अब हमने इनको 9th में जैसे पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको पता ही है कि v इज द फाइनल वेलोसिटी। जब कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, a पॉइंट से b पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, और इस पॉइंट पर उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, और इस पॉइंट पर अब उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है। यानी कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। कितनी एक्सेलरेशन से मूव किया है और कितना टाइम लगा है। इफ इट इज t1 टाइम, दिस इज t2 टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये होता है टाइम। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा है, ये कितने टाइम पे, मान लो इस टाइम को हमने नोटिस करा था 5 सेकेंड्स पे नोटिस करा था, और इसको हमने नोटिस किया था 10 सेकेंड्स पे किया था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेलोसिटी चेंज हुआ है वो 10 माइनस 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये वेलोसिटी आपका चेंज हुआ है। ठीक है, और कितनी एक्सेलरेटर, कितना एक्सेलरेशन, कितनी रेस लगाई आपने। ठीक है, कार चला रहे थे तो कार का जो एक्सेलरेटर था कितना दबाया, दैट इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको पता ही है क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम होता है। दिस इज 20 माइनस 10 अपॉन में t2 माइनस t1, दैट इज 10 अपॉन में, ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। और अब अगर हम बात करते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, उसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तब हम क्या करने वाले हैं, अब मेनली हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ग्राफ के बेसिस पर ही हम ये तीनों की तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और हम उसको मानते हैं ये होती है वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज योर टाइम एक्सिस। ठीक है, और हम मानते हैं ये है टाइम 0, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे इस तरीके से, ऐसे हम यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं। अभी हम कुछ नहीं मान रहे कि 10 है, 20 है, 15 है, नथिंग, कुछ नहीं मान रहे, हमने सिर्फ ये माना कि ये वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। कोई एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने नोटिस करा कि टाइम 0 पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, टाइम 0 पे उसकी वेलोसिटी ये थी, मान लो ये 2, 4, 6 है तो 6 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद, मान लो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स के बाद हमने नोटिस करा उसकी वेलोसिटी हो गई इतनी। तो ये मैं इसे ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी ये थी, कुछ टाइम t चला, ये था उसका t1, ये था उसका t2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टाइम में चला, मान लेते हैं t टाइम में, दैट इज t2 माइनस t1 टाइम पे चला। ठीक है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी इतनी थी, दैट इज u मान लेते हैं इसको। t2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो हम यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख देते हैं।
हमने माना कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, किसी u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, टाइम t के बाद उसने अटेन कर ली फाइनल वेलोसिटी v। अब इस वेलोसिटी में उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, तो हमने s भी इंट्रोड्यूस कर दिया और हमें पता है कि ये वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, हम इसको भी डिफाइन कर देंगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, नाउ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। ये दो पॉइंट लेते हैं हम, इसको ऐसे क्या कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड में कितने टाइम में? t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1, तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन में t2 माइनस t1। कितना माना था हमने टाइम? t टाइम में, तो ये लिख दिया हमने t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस यू, माइनस इधर आके प्लस u प्लस at इज इक्वल टू v, या फिर v इक्वल्स टू u प्लस at। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। देखिए कितना सिंपल था, ये थी फर्स्ट इक्वेशन आपकी। तो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल सिंपल सा हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, सेकंड में हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, अब हम फाइंड करने वाले हैं डिस्टेंस s। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, ये फॉर्मूला पता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, v इंटू टी हो गया। यानी कि v इंटू टी का मतलब क्या है कि जितना भी इसके अंदर का एरिया है, ये कंप्लीट एरिया, ये आपका डिफाइन करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो s क्या होता है? s इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व या अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ क्या है? ये वाला ग्राफ आया आपका, ये लाइन आई, इसके अंदर का एरिया, नीचे वाला एरिया, और सारा का सारा जब हम फाइंड करेंगे दैट विल डिफाइन योर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हम यहाँ पर सेम क्यों बोल रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये एक ऊपर वाला तो एक ट्राइंगल बन रहा है और नीचे वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है। मैं इसको नाम देती हूँ, दिस इज, इफ इट इज ओ ए बी सी एंड डी, ये मान लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? एरिया क्या चाहिए हमें? ओ ए बी सी डी का चाहिए एरिया। तो उसके लिए अगर ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, नीचे वाला रेक्टेंगल है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल कौन सा है? ओ ए सी डी, और ट्राइंगल का कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इस रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेंथ इज ओ ए एंड ब्रेड्थ इज ओ डी, प्लस हाफ इंटू बेस की अगर हम बात करते हैं, बेस ए सी है और हाइट कितनी है? बी सी है। ठीक है, तो दिस इज ए सी एंड हाइट इज बी सी। अब अगर मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ यहाँ पर, व्हाट इज ओ ए? ओ ए की वैल्यू क्या है? यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यू वैल्यू है। ओ डी की वैल्यू क्या है? टी टू माइनस टी वन, दैट इज टी, प्लस 1/2 इंटू व्हाट इज ए सी? ए सी यही है, जितना ओ डी है उतना ही ए सी है, दैट इज टी। व्हाट इज बी सी? बी सी कितना है? ध्यान से देखना, बी सी कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कंप्लीट वी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यू है, तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना होगा? v माइनस यू होगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, दिस इज v, दिस इज u, दिस इज v माइनस यू। तो यहाँ लिख देते हैं v माइनस यू।
ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन है क्या हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी आ गया, हाफ आ गया, टी भी आ गया, लेकिन ए नहीं आया। तो ए को हम कैसे लेते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। यहां से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। v माइनस यू को हटाना है हमने, तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है 80। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो पुट कर दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t इंटू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो यू कैन राइट यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली, हमने निकाल ली डिस्प्लेसमेंट। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज 2s इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगेन यहाँ पर s है लेफ्ट हैंड साइड में, तो s का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन एरिया अंडर द ग्राफ, वही स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन s ही ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और s के लिए क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये ग्राफ अगेन वही है ओ ए बी सी डी, यही है। अब हमने इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल की तरह तो यूज कर लिया, अब कुछ और सोचिए, कुछ और फॉर्म बन रही है इसकी। हाँ जी, सोचिए, क्या ये एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें दो पैरेलल साइड हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ये हो गई पैरेलल और ये हो गई दो नॉन पैरेलल, यानी कि एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABCD। Now what is the area of trapezium? क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, या उनको हम क्या बोलते हैं, हाइट। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस तो ये होगी और उनके बीच का डिस्टेंस बोल दो या उनके बीच की हाइट बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। अब बस इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ये है BD एंड OA, तो BD प्लस OA इंटू वट इज हाइट, हाइट इज OD, यही है। अब वैल्यूज पुट कर दो, BD की वैल्यू क्या है, कंप्लीट इज V, OA की वैल्यू क्या है U, इंटू OD की वैल्यू क्या है T। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन है क्या, हमारी इक्वेशन तो है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, मैं अगर 2 को इधर ले जाती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2s आ गया, v प्लस यू भी आ गया एंड t। ठीक है, अब इसके अंदर t तो नहीं है, यानी कि मुझे t को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब t को कैसे रिप्लेस करूँ, अगेन मैं यूज करूंगी फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अब t की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन अबव इक्वेशन, तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। अगेन a डिनोमिनेटर है तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर चला जाएगा। यहाँ क्या बच गया, v प्लस यू एंड v माइनस यू। ये हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ a इज v एंड b इज u, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, दैट इज 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो गई आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने ग्राफिकली ट्रीटमेंट से की है, ग्राफिकल ट्रीटमेंट से किया है। तो यही एक ही ग्राफ से हमने फर्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व कर ली, हमने सेकेंड भी सॉल्व कर ली और हमने थर्ड भी सॉल्व कर ली। अब इसी के बेसिस पे हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 3.4। तो अब एग्जाम्पल 3.4 को डिस्कस करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो ये मान लेते हैं ग्राउंड, ये मान लेते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और इसके टॉप से यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल को थ्रो किया। ठीक है, ये रही बॉल, इसको थ्रो किया इसने ऊपर की तरफ। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से थ्रो करा, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करा। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल
thrown is 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि जिस पॉइंट से बॉल को थ्रो किया गया है वो पॉइंट जो है ग्राउंड से 25 मीटर पर है। यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या बताया हुआ है कि यहाँ से हमने बॉल ऊपर फेंके, यानी कि मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के ऊपर से बताई हुई है, तो ये है आपके पास 25 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितनी ऊपर जाएगी, मान लो यहाँ तक जाती है, हमने फाइंड करना है ये हाउ हाई, यानी कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, तो लेट इट बी x। ओके, तो हमें ये दे रखा है, जब वो यहाँ पे था, ठीक है, उसने ऊपर की तरफ फेंकी। अब एट मैक्सिमम पॉइंट हमें पता है कि वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हमने डिस्कस कर रखा है, क्यों, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं उसको वापस नीचे आने के लिए वहाँ पे चाहे वो 0.001 सेकेंड के लिए रुकेगी तो सही हो, तो यानी कि एट मैक्सिमम पॉइंट वेलोसिटी हो जाती है 0। यानी कि मान लेते हैं जिस वेलोसिटी से उसने ऊपर फेंका दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंड एट मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर उसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हाउ हाई, कितनी ऊपर गई है वो, x फाइंड करना है, x या फिर डिस्टेंस हम कह सकते हैं। तो हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक बार लिखते हैं। सबसे पहली क्या है आपके पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है, हमारे पास u है, हमारे पास v है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है s यानी कि डिस्टेंस। यहाँ पे हमने x मान लिया उसको, लेकिन हमें फाइंड करना है कितना हाई, दैट इज s फाइंड करना है। ठीक है, और जब हमने नीचे से हमने ऊपर की तरफ फेंका तो कितनी एक्सेलरेशन से जा रहा है वो, हमें क्या बोला कि टेक g इक्वल्स टू 10 में, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये तो उन्होंने बोल दिया है 10 का मतलब है कि हमें 9.8 नहीं लेना। आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। कई क्वेश्चंस में बोल दिया जाता है कि आप उसको 10 ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 ही ले लेना है, इसका मतलब ये है कि आपने साइन खुद सोचना है, पॉजिटिव नेगेटिव वो वाला साइन तो आपको खुद सोचना पड़ेगा ना। अब देखिए, जैसे हमने ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम ग्रेविटी या इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी। जब ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटी मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ, तो हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो नाउ यू हैव v, you have u, you have a and you have to find s यानी कि डिस्टेंस, ये फाइंड करना है आपने कितनी ऊपर गई, दैट इज x। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या लेना है, अब बताइए मुझे। अब इजी हो गया ना, तीनों इक्वेशन देखिए कौन सी लगेगी इक्वेशन, u है, v है, a है, s निकालना है। यस, नाउ यू कैन फाइंड कि आपको थर्ड इक्वेशन लगानी है, तो अब लगा देते हैं। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो दिस इज 2, ये x माना है हमने, दैट इज 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये हो गया -20x, ये हो गया माइनस का 400, माइनस से माइनस कैंसिल, 400 डिवाइड में 20, ये आ गया 20 मीटर, यानी कि x कितना आ गया 20 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो बॉल हमने ऊपर की तरफ फेंकी है वो कितनी गई है, वो 20 मीटर ऊपर गई है। कितनी गई है, 20 मीटर ऊपर गई है। तो फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। अब बी पार्ट देखिए, हाउ हाई विल द बॉल राइज, ये तो हो गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे आने के लिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो हमें देखना है अब कि बॉल जो है वो ये पूरा प्रोसेस करके नीचे कब आती है। पूरा प्रोसेस का मतलब ये गई, मैं इसको ना ब्लू से बनाती हूँ बॉल के लिए, ठीक है, बी फॉर बॉल, बी फॉर ब्लू। तो ये बॉल पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर वो यहाँ से वापस यहाँ पर आई, ठीक है। तो ये पूरा चीज कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे पाथ को ना 2 में कन्वर्ट कर देती हूँ। पहला, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लगा, और फिर दोनों टाइम को हम क्या कर देंगे प्लस। तो हम देख सकते हैं ये पूरा पाथ कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जाने में कितना टाइम लगा।
ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास u है, v है, a है, s भी निकाल लिया हमने, हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमें क्या चाहिए, हमें तो t चाहिए। तो t के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लगा देते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब t ऊपर जाने के लिए ना मैं मान लेती हूँ t1 और t नीचे आने के लिए मैं मान लेती हूँ t2। ठीक है, तो ये मान लिया t1। ओके, नाउ v इज 0, u इज 20 और ऊपर जाने के लिए a क्या थी, माइनस में थी, ये हो गया t1, ये हो गया -20 -10 t1, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेकेंड्स, t1 आ गया आपके पास 2 सेकेंड्स। पहला केस आ गया। अब दूसरा देखिए, ऊपर से नीचे आने के लिए अब आपको टाइम निकालना है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने के लिए अब केसेस भी हमें देखने पड़ेंगे। क्या, देखो जब ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0, यानी कि नाउ फॉर दिस केस, फॉर सेकेंड केस, यहाँ हम मानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई, 0। अब हम सेकेंड केस के लिए मानेंगे u हो गया हमारा 0। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, नाउ नीचे आने के लिए हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, हम पॉजिटिव, और वो भी क्या होगी 10, a हमने लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, और यहाँ से यहाँ तक हमने अभी अभी फाइंड किया था, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 25 है। ऊपर का कितना किया था कैलकुलेट, 20, तो s कितना हो गया, 20 + 25 दैट इज 45 मीटर। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है t। तो अब देखिए u है, a है, s है, t कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब कौन सी इक्वेशन लगेगी, अब सेकंड लग जाएगी आपके पास, s = ut + ½ at²। ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन से यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ, s = ut + ½ at²। तो s कितना है आपके पास 45, u क्या है 0, ½ a क्या है 10 और t हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 45, दिस इज 0, ये इसको कैंसिल कर दिया 5t², 5 मल्टीप्लाई इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया 9 = t²। तो t कितना आ जाएगा 3 सेकेंड्स। अब ये कौन सा t है, ये है t2, t2 का मतलब वापस आने वाला t, यहाँ तक आने वाला t। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको ऊपर जाने के लिए एंड वापस नीचे आने के लिए। तो पहले वाला t कितना आया था आपका 2 सेकेंड्स, और ऊपर से नीचे आने के लिए कितना आया 3, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 5 सेकेंड्स इज योर आंसर। तो ये मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस करने लगो तो इन इक्वेशंस को साइड पे लिख लो, और आपको पता चलेगा कि आपने क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशंस को पुट कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल 3.4। चलिए करते हैं एग्जाम्पल नेक्स्ट। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 3.5, फ्री फॉल। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें समझनी है। पहली बात फ्री फॉल क्या होता है, दूसरी बात एयर रेसिस्टेंस क्या होता है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरती है, यानी कि जैसे मैंने इस पेन को गिराया तो ये नीचे गिर गया, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी है, नीचे से ग्रेविटी लगी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। ठीक है, क्या मैंने इसको ऐसे धक्का दिया नीचे गिराने के लिए, नहीं, मैंने तो सिर्फ छोड़ दिया है ना। तो हम किसी भी चीज को ऐसे सिंपली फ्री छोड़ देते हैं, तो फ्री हमने छोड़ दिया और वो फॉल कर जाता है, दैट इज फ्री फॉल। तो ये छोटे छोटे क्लूज होते हैं जिससे आप याद रख सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्री छोड़ दिया, यानी कि बिना फोर्स लगाए, और वो फॉल कर गया। फॉल किस वजह से किया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। नाउ व्हाट इज एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जस्ट इमेजिन कि मैंने एक पेज को नीचे गिराया, ठीक है, और एक क्रश्ड पेज को नीचे गिराया। ठीक है, तो क्रश्ड पेज जो होगा वो नीचे ऐसे ऑटोमेटिकली अपने आप गिर जाएगा जैसे ये पेन गिरा, लेकिन जो नॉर्मल पेज होगा वो ऐसे लहराते हुए नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे से उसके मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स लग रहा है जो एयर लगा रही है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस। अब जो बड़ा वाला पेज है उसके ऊपर एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, क्रम्बल्ड है, उसका सरफेस एरिया छोटा हो गया, तो वो नीचे ऑटोमेटिकली वैसे ही गिर गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एयर रेसिस्टेंस। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमने एक ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करना है फ्री फॉल में, और हमने एयर रेसिस्टेंस को नहीं समझना, उसको हमने निग्लेक्ट कर देना है।
ठीक है, तो सोचिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई एक स्टोन है या फिर बॉल है, ठीक है। आपने उस बॉल को ऐसे छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया और वो नीचे क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इस मोशन को डिस्कस करना है। तो अब एट मैक्सिमम पॉइंट, मैंने अभी अभी आपको बताया था, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0, क्योंकि आपके हाथ में है। तो बॉल अगर आपके हाथ में तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब वो नीचे गिर रही होगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट इज v, कुछ ना कुछ होगा उसका, ठीक है। ऑल्सो उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेट द डिस्टेंस बी s, ऐसे हम मानते हैं, ठीक है, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस है s। तो s क्या हुआ, एक तरीके से हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी, राइट, ओके, ये हो गया s। अब ऊपर से नीचे गिर रही है तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से भी गिर रही होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की तरफ गिर रही है तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर नेगेटिव लिया हुआ है, तो इट्स अप टू यू कि आपने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही 9th में भी यही समझाया था, 10th में भी एंड +1 में भी आपको यही कहूँगी कि एक चीज़ पे आप स्टिक रहें, क्या कि ग्रेविटी की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पॉजिटिव ले लेंगे, अगर हम उसके ऑपोजिट जाएंगे तो हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके एनसीईआरटी में नेगेटिव लिया हुआ है वो उन्होंने अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लिया, तो वो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। तो लेकिन जिस चीज़ पे आप रहो तो एक ही चीज़ पे आपने स्टिक रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि हम ग्रेविटी की तरफ स्टोन को फेंक रहे हैं, ठीक है, इन द मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब क्या चाहिए मुझे, अब मैंने जैसे हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन करी हैं वही की वही मैं एक बार लिख देती हूँ। पहली क्या है आपके पास, v = u + at। सेकेंड क्या है, s = ut + ½ at²। थर्ड क्या है, 2s = v² - u²। अब मैंने ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालनी है और चेक करना है कि मेरे को क्या क्या रिलेशन मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, u क्या है, 0। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करती हूँ, u को मैं 0 पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो v = 0 + a, और कुछ ना कुछ टाइम भी लग रहा होगा नीचे आने में, तो लेट द टाइम बी t, ओके, ये हो गया a × t। नाउ a की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 9.8 t। तो ये एक मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है। अब इसका मतलब ध्यान से समझिए, अगर मैं ऊपर खड़ी हूँ और मैंने अपनी किसी नीचे फ्रेंड को खड़ा कर दिया और मैंने कहा है कि मैं स्टॉप वॉच चला रही हूँ और तूने भी स्टॉप वॉच चलानी है, और जैसे ही ऊपर से नीचे स्टोन गिरती है तूने भी स्टॉप वॉच बंद कर देनी है, मैंने भी, और फिर हमने क्या करना है, हमने टाइम नोट कर लेना, ठीक है। तो हमने टाइम नोट कर लिया कि स्टोन ऊपर से लेकर नीचे तक कितने टाइम में गिरती है। और अगर वो मेरे से पूछे भाई कितनी स्पीड में गिरी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो टाइम इसके अंदर पुट करके वो स्पीड या फिर वो वेलोसिटी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिलेशन। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगा इसका ग्राफ, देखिए ध्यान से, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसमें टाइम पुट करती रहूँगी, ठीक है, टाइम को मैंने पुट करा 0 तो ये होगी वेलोसिटी 0, 1 पुट किया तो 9.8, 2 पुट किया तो उसका डबल, 3 पुट किया तो उसका डबल। तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ, ठीक है। एनसीईआरटी में नीचे ग्राफ दिया हुआ, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सेलरेशन नेगेटिव ली हुई है। तो अगर नेगेटिव लेंगे तो आंसर भी यहाँ नेगेटिव में आएगा, तो ग्राफ नेगेटिव की तरफ जाएगा। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि जो एक चीज़ हमने जहाँ देख ली वही करेक्ट है, दूसरी जगह देखी तो वो गलत है, नहीं, दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स में हम हमेशा लॉस पे जाते हैं, जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हम अपनी कन्वीनियंस से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस s, ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये यहाँ पे 0 × t, ये फैक्टर तो हो गया 0, + 1/2 ये हो गया a और ये हो गया t का स्क्वायर, तो ये तो हो गया खत्म। s = 1/2 a t²। नाउ a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज 9.8,
इसको कैंसिल किया कितना आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर, तो ऐसा आ गया 4.9 टी स्क्वायर। अब इस रिलेशन का मतलब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है। अब जैसे ही मैंने टाइम तो नोट कर लिया था, अब मेरा फ्रेंड कहता है भाई मुझे बताओ ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है ना। हम क्या इंची टेप लेने जाएंगे, नहीं, हमें नहीं पता कितनी है बिल्डिंग की हाइट। तो हम क्या करते हैं भाई, ये रिलेशन हमने जैसे ही निकाला, मान लो जो टाइम ऊपर से लेकर नीचे तक, मान लो उसको लगे 15 सेकंड लगे ऊपर से नीचे स्टोन गिरने में, तो मैंने 15 यहाँ पे पुट कर दिया और पता चला कि वो स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है और उतनी ही हाइट है बिल्डिंग की, हाइट भी उतनी ही है बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन अंडर फ्री फॉल। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ के लिए हम यहाँ लेंगे टाइम एक्सिस और यहाँ हम लेंगे डिस्टेंस या फिर एक्स एक्सिस लेते हैं। ठीक है, वो अब हमारे ऊपर होता है, राइट। नेक्स्ट अब आपके पास आता है 4.9 टी स्क्वायर, यानी कि टी को 0 पुट करेंगे तो एस आएगा 0, 1 पुट करेंगे तो 4.9, 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। 3 पुट करेंगे तो 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो इस तरीके से ये कैसे जाएगा ग्राफ, जैसे ही यहाँ पर स्क्वायर आता है तो ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे कर्व्ड जाएगा। ठीक है, यानी कि एक स्टीप लेगा। तो ये तो होती है जब एक नॉर्मल रिलेशन होता है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो ये उसके स्क्वायर में बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो फिर इसके स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो स्क्वायर के लिए इस तरीके से ऐसे हाफ पैराबोला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है अब आपके पास थर्ड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो अब देखिए इसमें 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसके लिए पुट करके देखते हैं। अब u 0 है तो ये 0 हो गया। ठीक है, क्या बचा आपके पास 2a s वी स्क्वायर माइनस 0, 0 तो छोड़ ही दी हमने, तो क्या बन गया ये आपके पास, ये आ गया 19.6 s इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये आ गया अब आपके पास रिलेशन, यानी कि s और वेलोसिटी में, यानी कि हमने पहले निकाला वेलोसिटी टाइम में, फिर हमने निकाला डिस्टेंस टाइम में, और हमने यहाँ पे निकाला डिस्टेंस एंड वेलोसिटी में। तो अगर आप डिस्टेंस एंड वेलोसिटी का वैसे कोई इतना मेन ग्राफ होता नहीं है, हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर s की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है 4.9 टी स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो v और t में रिलेशन ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू पुट करती हूँ दैट इज 9.8 t और सॉल्व करते हैं, फिर से हमारे पास रिलेशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे अगर s की वैल्यू पुट करें तो ये रिलेशन आ जाएगा, v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जनरल इक्वेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका रिलेशन भी वही है कि अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पता चल जाए तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ऐसे पढ़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 19.6। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 3.5 फ्री फॉल, जिसके लिए हमने डिस्कस किया कि टाइम पता हो तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं एंड उनके ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अब करते हैं एग्जाम्पल 3.6 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। सो गैली एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया था फिजिक्स के अंदर, और उन्हीं के ही लॉज को आगे बढ़ाकर न्यूटन ने उनको बहुत बड़े बड़े लॉज दिए थे। तो लेकिन हम कह सकते हैं स्टार्टिंग किन्होंने की थी, फिजिसिस्ट गैलीलियो गैलीली ने की थी। तो क्या है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अब इसका क्या मतलब, वो क्या कहना है, उन्होंने क्या लॉ दिया, द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड मतलब ट्रेवल्ड, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट stands to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with the unity। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं इसको। वो क्या कह रहा है कि अगर एक बॉडी कोई किससे फॉल कर रही है, रेस्ट से, यानी कि फ्री फॉल हो रही है, यानी कि ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो रही है, तो जब वो नीचे फॉल कर रही है तो क्या हुआ, अंडर फ्री फॉल हुआ। ठीक है, तो उन्होंने लॉ किस पे दिया है, फ्री फॉल पे लॉ दिया है कि अब दोबारा पढ़ते हैं इसको
कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ तक पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 सेकंड में अगर एक ऑब्जेक्ट पहुंचा है, अगले 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंचा है, अगले 2 सेकंड में यहाँ तक, अगले 2 सेकंड में यहाँ तक, ऐसे ऐसे हमने ना इक्वल इंटरवल्स लेने हैं। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स लेने हैं हमने टाइम के। तो टाइम इक्वल इंटरवल चाहे 1 सेकंड बाद आप उनका डिस्टेंस चेक करो या 2 सेकंड्स के बाद आप उसका डिस्टेंस चेक करो। ठीक है, होना क्या चाहिए? इक्वल इंटरवल होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस क्या कहता है? stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with the unity। वो कहता है कि इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, अगर इन सब का डिस्टेंस निकालोगे और उनका हम रेशो निकालते हैं तो वो जो रेशो निकलेगा वो 1:3:5:7 ऐसे ऑड नंबर्स का रेशो निकलेगा बिगिनिंग विद यूनिटी। यूनिटी मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहले मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक मैंने मान लिया कोई एक टाइम इंटरवल t मान लिया। ठीक है, तो टाइम इंटरवल t मान लिया। जैसे मैंने माना 2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके, तो उसके अंदर मैं डिस्टेंस मान लेती हूँ। डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया x, डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया x। फिर अगले t सेकेंड्स के लिए उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? अगेन x ट्रैवल किया। ठीक है, अगेन x ट्रैवल किया। लेकिन अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखती हूं तो क्या हुआ? 2 टाइम हो गया 2t और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2x। नेक्स्ट पे जाऊंगी 3t 3x, 4t 4x, इस तरीके से होगा। तो अब ये क्या है? फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल के लिए पहले मैं क्या लेती हूँ? पहले मैं ना एक इक्वेशन ले लेती हूँ जिसके अंदर u हो, t हो, डिस्टेंस हो। ऐसी कौन सी इक्वेशन है मेरे पास? फर्स्ट में तो v = u + at है, तो फाइनल वेलोसिटी का तो हमें कुछ करना नहीं है। सेकंड s = ut + ½ at²। हाँ जी, ये वाली इक्वेशन जरूर है। तो s = ut + ½ at²। ओके, अब इसको ध्यान से पढ़िए। u को तो हम 0 ही पुट कर देंगे। चलिए 0 पुट कर दिया। एंड s = ½ a क्या होता है? ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अगेन हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। बेशक एनसीईआरटी में अगर नेगेटिव ले रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक ही प्लान पे स्टिक रहते हैं। क्या कि अगर ग्रेविटी की तरफ वर्क कर रहा है, कोई चीज गिर रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव। यहाँ नीचे की तरफ गिर रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 9.8। ये हो गया t²। कैंसिल कर दिया, ये आ गया 4.9 t²। ये हमने अभी अभी रिलेशन निकाला था यहाँ पर, तो ये रिलेशन हम हमारा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से कैसे यूज होगा। तो ये हमने जनरल इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, अब मैं हर स्टेप के लिए इसके अंदर वैल्यू पुट करती रहूंगी और सॉल्व करती रहूंगी। ठीक है, तो पहला स्टेप ये यहाँ से यहाँ तक, तो टाइम था t, तो फर्स्ट स्टेप के लिए टाइम है t और डिस्टेंस है x, तो वो निकाल देते हैं। x = 4.9 t²। ये आ गया फर्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल के लिए। दूसरा इंटरवल क्या है? यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा हमें टोटल कितना ट्रैवल किया है। तो क्या हो गया? ये 2t हो गया। ठीक है, फॉर सेकेंड फेज, जैसे ध्यान से देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, हम 2 सेकंड के लिए चेक कर रहे हैं ना हम, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए? 4 सेकंड्स हो गए, यानी कि टाइम हमारा क्या हो गया? डबल हो गया, 2t हो गया। तो टाइम हो गया 2t। ठीक है, और s हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे? इसी इक्वेशन में पुट करके s = 4.9 क्या आ जाएगा? 2t², दैट इज 4 में बाहर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 4.9 t²। ये हो गया सेकेंड इंटरवल के लिए। अब थर्ड इंटरवल के लिए बताइए। थर्ड इंटरवल के लिए एक और t आ गया। ठीक है, दैट इज अब हो गया टाइम 3t। ठीक है, और s अब निकाल लेते हैं इसी में इक्वेशन में पुट करके। s = 4.9 t²। 4.9 ये क्या हो जाएगा? 3t², दैट इज 9 बाहर आ जाएगा, 4.9 t² अंदर। फिर फोर्थ फेज के लिए एक और t आ गया। अब टाइम क्या हो गया? 4t। अब इसके लिए s निकाल लेते हैं। s = 4.9 4t², 16 बाहर
ये हो गया 4.9 t का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने फर्स्ट इंटरवल के लिए निकाला, ये सेकेंड इंटरवल के लिए निकाला। ये जो सेकेंड इंटरवल के लिए मैंने टाइम लिया है वो टाइम कौन सा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम। तो डिस्टेंस भी कहाँ से लेकर कहाँ तक का हुआ होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ होगा। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए था, मुझे तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था, है ना। तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इंटरवल के लिए तो हमारे पास x आ गया कितना, 4.9 t स्क्वायर। सेकेंड इंटरवल के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आया है टोटल x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले सेकेंड इंटरवल के डिस्टेंस में पहले वाला डिस्टेंस हमें माइनस करना पड़ेगा। तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस इज 4.9 t स्क्वायर में से पहले वाला इंटरवल का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये सेम है, ये सेम है, ये बाहर 4 है, यहाँ 1 है, ये क्या हो जाएगा 3, 4.9 t स्क्वायर। अब थर्ड इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इंटरवल के लिए हमने टाइम यहाँ तक लिया था। ठीक है, तो डिस्टेंस भी कहाँ से कहाँ तक आया होगा, यहाँ तक आया होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का चाहिए डिस्टेंस। तो यानी कि अब यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक का माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से ये चीज़ माइनस होगी। ठीक है, तो अब ये निकालिए थर्ड इंटरवल के लिए, 4.9 t स्क्वायर में से माइनस क्या करना पड़ेगा, ये सेकेंड इंटरवल वाला है ना। तो सेकेंड इंटरवल वाला आया कितना, सेकेंड इंटरवल वाला 4 आया था, तो दिस इज 4.9 t स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 4.9 t स्क्वायर। सिमिलरली फोर्थ इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा, जिसमें से मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का माइनस करना पड़ेगा। तो फोर्थ के लिए क्या निकाला है हमने, 16, 4.9 t स्क्वायर। और 3 इंटरवल तक के लिए क्या था, 9 था, तो 9, 4.9 t स्क्वायर। ये हो गया 7, 4.9 t स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे, डिस्टेंस का रेशो लेना है। तो ये हो गया पहले इंटरवल का, दूसरे इंटरवल का, तीसरे इंटरवल का, चौथे इंटरवल का। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इनका रेशो लेने वाली हूँ। तो पहले वाले का रेशो 4.9 t स्क्वायर, 4.3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 एंड सो ऑन। और इन सब में आप देख सकते हैं 4.9 t स्क्वायर क्या है, कॉमन आ रहा है, तो सब में क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैंसिल। तो ये आ गया बाहर 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, दैट इज 1:3, 5:7 एंड सो ऑन। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये इंटरवल समझ में आए होंगे। ये जो हमने डिस्टेंसेस लिए हैं, ये तो हमने टोटल डिस्टेंसेस ले लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन हमें हर इंटरवल के लिए चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ा, हमें बाद में माइनस करना पड़ा उनको। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये है कि जैसे हमने यहाँ फर्स्ट इंटरवल के लिए क्या किया, सेकंड के लिए कैसे किया, सेकंड में से क्या किया हमने, इसको माइनस कर दिया। फिर थर्ड इंटरवल के लिए क्या किया, पूरा निकाला, फिर उसमें से सेकंड को माइनस कर दिया, है ना। हमने डिफरेंट पोर्शन के लिए इसे माइनस किया है। बट आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि मैम क्या हम हर एक इंटरवल के लिए अलग से डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। तो इसका आंसर है नहीं लगा सकते थे। वाई? बिकॉज हमारे पास हर एक इंटरवल के लिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, जब यहाँ से हमने कोई स्टोन या बॉल हमने ड्रॉप करी नीचे, तो यहाँ पे हमें पता था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मानकर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। लेकिन अगर मैं ऐसे सेकेंड इंटरवल के लिए अगर मुझे निकालना होता कि मेरे पास टाइम कितना है या मेरे पास वेलोसिटी कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरे को इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता ना कि कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है, आई डोंट नो। मेरे को तो सिर्फ स्टार्टिंग की पता थी ना कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, तो इसलिए हमने उसी को रेफरेंस पॉइंट मान के बड़े बड़े डिस्टेंसेस फाइंड करते रहे और उसमें से हमने पहले वाले इंटरवल्स को हम माइनस करते रहे। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3.6। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 3.7। 3.7 एग्जाम्पल क्या कह रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। सबसे पहली बात, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स क्या होता है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल
द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप कभी बाइक चला रहे हो, कार या एक्टिवा चला रहे हो, जब आप ब्रेक लगाते हो क्या उसी टाइम आपकी गाड़ी रुक जाती है? नहीं, आपकी ब्रेक लगाने के बाद वो चाहे 2 सेकंड के बाद जाके रुके, 3 सेकंड के बाद जाके रुके, तो उस 2 सेकंड में या 3 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे कि ये रही आपकी कार, ठीक है, आपने यहाँ पर ब्रेक लगाई है, लेकिन वो कहाँ जाके रुकी? वो यहाँ जाके रुकी, उसी टाइम तो नहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है दैट इज योर स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको मान देती हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस, एसटी मान लेते हैं इसको। It is an important factor for the road safety and depends on the initial velocity u, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए ना कि हमारी गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद कहाँ जाके रुकती है। आप लोगों को पता ही होगा, कई बार टायर्स की भी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आती है कि ये टायर्स आप यूज़ करें, आप ब्रेक लगाएंगे तो बहुत जल्दी रुक जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। देखा है आपने, बहुत टायर्स की ऐसे ऐड भी आती है कि हाँ जी, एक बच्चे को बिठाया होता है ट्रॉली में, वो जा रहा है आगे, तो ऐसी बाइक आई और वो रुक गई। देखी होंगी आपने ऐसे एडवर्टीजमेंट्स। तो वो क्या बता रहे हैं कि जैसे आपने ब्रेक लगाई जल्दी से जल्दी रुकेगी आपकी गाड़ी, तो उसे ही हम बोलते हैं रोड सेफ्टी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मान लो अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो, आपने ब्रेक लगाई, तो क्या होगा? वो उसी टाइम रुक जाएगी? नहीं ना, उसको तो टाइम लगेगा रुकने में। लेकिन अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हो, आप ब्रेक लगाओगे तो आप जल्दी रुक जाओगे, ठीक है। तो ये होती है कि आप कितनी स्पीड से चलते आ रहे हो। ज़्यादा स्पीड से चलते आ रहे हो तो आपको ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस लगेगा, कम स्पीड से चलते आ रहे हो तो आपको कम स्टॉपिंग डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी, ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब कि भैया आपकी व्हीकल्स में कितनी ब्रेकिंग कैपेसिटी है। और डी एक्सेलरेशन दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकिंग। डी एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है तो उस एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन कहते हैं और वो नेगेटिव होती है। नाउ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। तीनों इक्वेशन में किस इक्वेशन में डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। फर्स्ट में डिस्टेंस नहीं है ना। सेकंड में टाइम है, लेकिन थर्ड में जरूर है ना। तो थर्ड क्या आपके पास, that is 2as is equal to v square minus u square, where is acceleration, s is the distance, v is the final velocity, u is the initial velocity। एक चीज और, जैसे ही हमने ब्रेक लगाई, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आके रुका है, तो जहां आके रुका है वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, ठीक है। तो v क्या है हमारे पास? 0। एक्सेलरेशन लग रही है हमारी नेगेटिव में। जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उसको मैंने मान लिया स्टॉपिंग डिस्टेंस, एस टी मान लिया। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 2a s के लिए एस टी, फाइनल वेलोसिटी 0, u इज u, ये हो जाएगा -2a/st माइनस यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसर, एस टी कितना हो गया? u स्क्वायर अपॉन में 2a। ये है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिलेशन विद इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये रिलेशन आई थिंक नेगेटिव में है। नेगेटिव फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव ली है, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर ये है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई डिफरेंस नहीं है, दैट ओनली इंडिकेट्स अ डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का रिलेशन आ चुका है आपकी इनिशियल वेलोसिटी से एंड एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितनी होती है आपकी या इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जैसे वो आपको पता चलेगी, इसके अंदर वैल्यू पुट करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी व्हीकल की स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है। कि अगर मैं यहाँ ब्रेक लगाऊंगा तो मेरा व्हीकल यहाँ जाके रुकेगा, यहाँ कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है। तो अब हमने ये फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, लेकिन हमने देखा कि एनसीईआरटी के अंदर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखा है वो हमें दे रखा है -u² अपॉन में 2a।
तो ये तो हमने फाइंड किया है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे हमने यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लिया है, इन्होंने बोला ना डी एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव ले ली, राइट। तो नेगेटिव पुट करके हमने ये फॉर्मूला निकाला है। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पर सिर्फ ए ही लिया है, नेगेटिव ए नहीं लिया, इसलिए उनका ये वाला फॉर्मूला आया। अब इसका मेन प्रिकॉशन क्या है? इसका मेन प्रिकॉशन ये है कि जब कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है कि डी एक्सेलरेशन जो है वो आपको मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें सिर्फ हम 5 ही पुट करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन को नेगेटिव पुट कर रखा है यहाँ पे, तो हम इसको माइनस में नहीं पुट करेंगे। क्यों? अगर हमने माइनस पुट कर दिया ऑलरेडी माइनस, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। जबकि एनसीईआरटी में हम क्या करेंगे, उन्होंने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ही लिया था, तो अगर कभी भी हमें क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन 5 मीटर या कुछ भी दे रखा है तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला में एक्सेलरेशन को नेगेटिव नहीं लिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, या तो फॉर्मूले में आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लो या उसको नॉर्मल रहने दो, बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3.7। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आपके पास एग्जाम्पल 3.8, रिएक्शन टाइम। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट रिएक्शन, इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। तो जब कभी भी कोई सिचुएशन होती है, वो हमारा जो एक्शन है वो डिमांड कर रही होती है, तो कई बार हमें रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रिएक्शन टाइम इज अ टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। तो क्या होता है रिएक्शन टाइम? एक वो टाइम होता है जिसमें पर्सन ऑब्जर्व करता है, सोचता है और एक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, देन द टाइम elapsed बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक ऑफ अ कार इज द रिएक्शन टाइम। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है और उसके सामने कोई बॉय आ गया सडनली, तो जैसे ही वो ब्रेक लगाने लगेगा, तो ब्रेक लगाने से पहले का जो उसने टाइम लिया सोचने में, समझने में और अप्लाई करने में, दैट इज द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन एंड ऑन एन इंडिविजुअल। रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी पे। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कितनी हार्ड सिचुएशन है, जितनी हार्ड सिचुएशन होगी उतना सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड एन इंडिविजुअल पे भी, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका रिएक्शन टाइम लेट हो जाता है, वो थोड़ा लेट समझते हैं और उसको एक्ट करते हैं, जबकि जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी सोच समझ कर उसमें एक्शन करते हैं। We can measure your reaction time by simple experiment। हम अपना reaction time भी एक simple experiment से measure कर सकते हैं। कैसे? Take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and the forefinger. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case, d was found to be 21 centimeter. Estimate reaction time। तो हम कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट? तो आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके फ्रेंड ने क्या पकड़ा हुआ है, एक रूलर पकड़ा हुआ है और आप नीचे ऐसे नॉर्मली हैंड किया हुआ है आपने। जैसे ही वो छोड़ते हैं रूलर और आप उसको पकड़ते हैं और देखो कि कहाँ पर जाकर आपने उसको पकड़ा। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, ठीक है, ये मैंने ड्रॉप किया और मैंने इसको पकड़ लिया जैसे ये मैंने ऊपर से ड्रॉप किया और मैंने इसको नीचे पकड़ लिया यहाँ पे। तो अब ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस कवर्ड, ये हो जाएगा कि ये है मेरा रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर जो डिस्टेंस आया है वो कितना आया है? 21 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिस्टेंस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमने टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब फ्रेंड ने पकड़ा हुआ था रूलर, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी रूलर की, ठीक है। तो और नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो नीचे की फेंकते हुए क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन सबको यूज करते हुए इसको आप चाहे डिस्टेंस मानो चाहे इसको एस मानो, एक ही बात होती है। तो हमें पता है इन सबको यूज करते हुए हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं ना। 21 सेंटीमीटर है, लेकिन हम सबको किस में यूज करते हैं? मीटर्स में। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, दैट इज 0.21 मीटर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 0.21, u इज 0, हाफ
9.8 एंड t स्क्वायर, ये हो गया 0 हो गया, ये इसको इससे कैंसिल करिए, दिस इज 4.9 t स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, इसको पॉइंट हटाया 110, खत्म, ये आ गया t स्क्वायर। तो t क्या हो जाएगा, √21/490 इज इक्वल टू t हो जाएगा। अब जो है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हमारा आएगा 0.2 सेकेंड्स। तो दिस इज द रिएक्शन टाइम, यानी कि इतने टाइम में हमने रिएक्ट करा। अगर ये जैसे स्केल है, इन्होंने बोला 21, अगर आपने जल्दी पकड़ लिया, मान लो 10 सेकंड में ही आपने 10 सेंटीमीटर में पकड़ लिया, ऊपर से नीचे आपने फेंका और उसको आपने यहीं पकड़ लिया, और ये जो डिस्टेंस था वो 10 सेंटीमीटर था, यानी कि जितना कम डिस्टेंस, मतलब कि आपने फटाफट से रिस्पॉन्स दिया है, जल्दी रिएक्शन दिया है, तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा, और भी कम होगा, इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस होगा, यानी कि आपने उतनी लेट रिएक्ट करा है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी जल्दी आपने रिएक्ट करा है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3.8। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।